गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर का अपना वीडियो नंबर 3, जिसमें आज लगभग हम 7th चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा आज का टॉपिक होगा, मेन टॉपिक है हमारा सेविंग फंक्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे लाल कलर का बटन है, उसे प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाले हर एक अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में या डिवाइस में आ सके। इसके अलावा इस वीडियो का हम एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और समझते हैं सेविंग फंक्शंस और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस के बारे में। एंड यहीं पे आज का हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 8 चैप्टर पे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अब लगभग समाप्त होने वाली है। देन हम स्टार्ट करेंगे, या तो हम जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या अकाउंटेंसी की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले जो आज हम टॉपिक लेंगे वो है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन होता क्या है, देखिए पिछले वाले वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ आप जरूर से देख लीजिए। आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। नाउ सेविंग फंक्शन को हम समझिए तो ये एकदम अपोजिट होता है कंजम्पशन फंक्शन के, क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हैं उसका उल्टा होता है सेविंग। इसका मतलब क्या है सेविंग फंक्शन का, कि आप जो सेविंग कर रहे हैं वो इनकम के कितना प्रोपोर्शन है। मतलब वापस से इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन, प्रोपेंसिटी टू सेव इसका एक और नाम है, जिसे हम उसका नाम जानते थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको भी बोला जाता है रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम का कितना पार्ट आप सेव करते हो, तो ये कहलाता है सेविंग फंक्शन। इसको भी आप इसी तरीके से इसी तरीके से डिनोट कर सकते हो, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी नेशनल इनकम का कितना पार्ट आप सेव करते हो, ये क्या कहलाता है सेविंग फंक्शन। नाउ अब इसका अगर आप चार्ट वगैरह बनाओ कैसे बनेगा सेविंग फंक्शन का, तो ये हमारी जो ओरिजिनल टेबल थी हम उसे ही वापस यहाँ पे लेते हैं। एंड नाउ यहाँ पे हम इसे चार्ट बना करके देखते हैं। इसका चार्ट बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे ये इस तरीके से चार्ट बनेगा, क्योंकि आप जो सेव है जो प्राइमरी मतलब जो नॉर्मल यानी कि जहाँ इनकम जीरो होगी, यानी कि जब शुरुआत होगी तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे हमारी सेविंग जो है नेगेटिव रहेगी। ऐसे सिचुएशन में ये जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे की साइड में जाएगा, यानी कि नेगेटिव एक्स में, यानी कि यहाँ से नेगेटिव वाई से निकलेगा और इस तरीके से ये निकलेगा ना। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ही मैं आपको पढ़ाता चलता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जहाँ पे इनकम क्या है जीरो है। अब चूंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी तो हमारे यहाँ पे सेविंग भी क्या होगी नेगेटिव होगी, और वो स्टार्ट होगा वाई एक्सिस के एक पॉइंट से जो कि एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होगा। नाउ उसके बाद आता है स्लोपिंग, जो इसका स्लोप होगा वो कौन सा होगा, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती जाएगी, इसीलिए इसका जो इसका जो क्या बोलते हैं स्लोप है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होता है, जब एक चीज़ जैसे कि एक्स एक्स में अपन ने वाई एक्स में अपन ने कोई चीज़ रखी है और एक्स एक्स में अगर अपन ने कोई चीज़ रखी है और वो दोनों एक दूसरे के समान बढ़ती है, यानी कि अगर अगर जैसे इनकम बढ़ रही है एक्स एक्स में जो चीज़ बढ़ रही है अगर उसी से वाई एक्स में भी इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव रिलेशन। और अगर एक्स एक्स में वो चीज़ गिर रही है वहीं वाई एक्स की वो चीज़ बढ़ रही है उसे हम बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का कोई एग्जाम्पल अगर आप मैं बताऊँ प्रैक्टिकल लाइफ में या पॉजिटिव का बताऊँ तो जैसे जैसे गर्मी इंक्रीज होती जाती है आइस का कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती है आइस का कंजम्पशन गिरता जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर में और आइस के कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होगा। उसी तरीके से आप नेगेटिव रिलेशन भी देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी जो इनकम है वो कंजम्पशन से लेस होगा तो यहाँ पे डिस सेविंग होगी, और उसे हम नेगेटिव पार्ट में दिखाएंगे, यानी कि एक्स से नीचे का पार्ट जो होगा वो हमें क्या दिखा रहा है कि अभी हमारी डिस सेविंग चल रही है या नेगेटिव सेविंग चल रही है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज़्यादा है और अभी हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, कुछ बचा नहीं पा रहे हैं, बल्कि जो बचा हुआ है वो ही हम खर्च कर रहे हैं। अब उसके बाद जहाँ पे सेविंग जीरो होगी उसका मतलब क्या होगा कि वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सेविंग जीरो होगा। उसके बाद आता है कि जब भी कंजम्पशन इनकम से कम होगा, यानी कि इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, वहाँ पे सेविंग जो है पॉजिटिव होगी। और सेविंग अगर पॉजिटिव होगी तो ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है रेड कलर में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पार्ट कहलाता है सेविंग, ठीक है। तो ये हमने 5 पॉइंट लिखने हैं, सेविंग कर्व को समझाना है और आपका यहीं पे हो जाएगा खत्म। नाउ अब समझते हैं वापस से वही सेविंग फंक्शन के भी दो पार्ट होंगे, एपीएस और एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को काफ़ी लंबे से आराम से डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो इसको मैं आपस से समझा देता हूँ कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या कहेगा कि लेवल ऑफ इनकम के कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो ये बताएगा। देखिए इतनी लेवल इतना इनकम है तो इतने में कितना सेविंग होगा, इतनी है तो इतना में कितना सेव होगा, इतनी है तो कितना सेव होगा, ये बताएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेविंग डिवाइड बाई इनकम। नाउ उसके बाद इसका ग्राफ हमने वापस वही ले लिया और यहाँ पे हम एपीएस निकाल लेंगे। एपीएस क्या निकलेगा, जो इनकम है डिवाइड बाई सेविंग। अब चूंकि इनकम जीरो है और जब भी नीचे जीरो आ जाता है वो इन्फिनाइट हो जाता है, बट यहाँ पे हम इन्फिनाइट नहीं लेंगे, यहाँ हम डैश ले लेंगे, ठीक है, जीरो नहीं लेंगे, डैश ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं वो खराब ना हो। अब यहाँ पे अगर हम इसको कर्व बनाएं तो ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जाएगा और इस तरीके से ये निकलेगा। अब यहाँ पे भी जब हम एपीएस का कर्व बना रहे हैं तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सबसे पहला कि एपीएस कैन नेवर बी वन, एक भी कभी भी नहीं हो सकता उसका, क्योंकि देखिए एक होने का मतलब क्या हुआ कि आपने जितनी भी इनकम थी पूरा का पूरा सेव कर लिया और कंजम्पशन आपने किया ही नहीं। ऐसा कभी भी हो सकता है क्या इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हम ही ने पढ़ा है कि हमेशा इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा चाहे इनकम हो या नहीं हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि सेविंग का पार्ट कभी भी वन नहीं हो सकता, सेविंग हमेशा कुछ वन से कुछ कम ही रहेगी। हो सकता है कि ये 0.9999 बढ़ जाए, क्योंकि आप हो सकता है 1 करोड़ के मालिक हो, 1 करोड़ कमा रहे हो और आप केवल 10,000 1 करोड़ रुपये महीना कमा रहे हो, और अगर आप केवल 10,000 खर्च कर रहे हो तो ऐसे में आप सोचिए कि कंजम्पशन केवल 10,000 का है और जो आपका बाकी का अमाउंट है यानी कि 99 लाख वगैरह वगैरह, तो ये आप सेव कर रहे हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि इतना बड़ा पोर्शन सेविंग में चला जाए, लेकिन कभी भी सेविंग जो है वन नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान को रखना है, क्योंकि कोई ना कोई कंजम्पशन करेगा ही सही, ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा ही सही। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि एपीएस कैन बी जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट। एपीएस जीरो हो सकता है, कहाँ जीरो होगा, जहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा कंजम्पशन सेविंग के बराबर था, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन और एपीएस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेविंग जीरो है। अब सेविंग जीरो है तो एपीएस भी जीरो हो गया। उसके बाद आता है कि एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन जीरो, और वो कहाँ होगा, जहाँ हमारी डिसेविंग होगी, यानी कि कंजम्पशन जो है वो हमारा ज़्यादा है फ्रॉम इनकम, इनकम से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है वो दिखाएगी हमें कि यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर वापस यही चीज़ कि एपीएस बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका जो सेविंग का प्रोपोर्शन है वो भी आप इंक्रीज करते जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका कंजम्पशन कम होता जाएगा। तो चलिए ये भी हो गया। नाउ अब समझते हैं एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये जी है एकदम, क्योंकि हमने एमपीसी पढ़ चुके हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, नाउ इसका मतलब क्या है, वही वापस कि जैसे जैसे चेंज हो रहा है सेविंग में वैसे वैसे जैसे जैसे इनकम में जो चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में सेविंग में कितना चेंज हो रहा है। जैसे अगर मेरी इनकम पहले 100 थी और सेविंग 20 थी, उसके बाद अगर मेरी इनकम 200 हो गई और अब यहाँ पे मेरी जो सेविंग है वो 40 हो गई, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ इनकम में 100, और उसके प्रोपोर्शन में सेविंग में कितना चेंज हुआ 20। तो एमपीएस क्या बताएगा 20% और 0.20, ठीक है। तो ये बताता है एमपीएस, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। नाउ टेबल देख लेते हैं, टेबल वापस से वही, इसमें हमारा डाटा निकल जाएगा, है ना, और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और एमपीएस जो है हमारा हर बार क्या निकल के आ रहा है 0.20। अब अगर हम इसको ग्राफ में निकालते हैं तो ग्राफ में क्या निकल के आएगा, ये एक सीधी लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से एक सीधी लाइन निकल के आ जाएगी। बट अब जब हम इसको यूँ दिखाएंगे, यानी कि सेविंग तो इस तरीके से दिखेगी, और अब यहाँ पे ये इस तरीके से 0.20 निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसको और समझा देते हैं कि एमपीएस इज वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में एमपीएस होगा। अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट सेव कर लेते हो, यानी कि बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते अपनी एडिशनल इनकम का, तो वो 1 हो जाएगा। और अगर आप जो अमाउंट पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते हो तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल भी सेव नहीं किया। और अगर बिल्कुल पूरा सेव कर लेते हो तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए ये 1 हो सकता है, एमपीएस कैन बी 1। क्यों हो सकता है 1, क्योंकि हम यहाँ एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो एडिशनल इनकम कैन बी, आप एडिशनल इनकम का पूरा पार्ट सेव कर सकते हो, लेकिन आप टोटल इनकम का पूरा पार्ट सेव नहीं कर सकते। जैसे मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी टोटल इनकम, जैसे मान लीजिए मैं 200 कमा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 200 ही सेव कर लूँ। हाँ, अगर मैं 200 से 300 कमाने लग जाऊँ तो ये ज़रूर हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है 100 ये मैं सेव कर लूँ, सो दैट, ठीक है। अब नो ये वापस मैंने यहाँ पे बताया था
कि इफ़ एंटायर इनकम इज कंज्यूम देन एमपीएस विल बी 0 और अगर एंटायर इनकम इज सेव्ड देन एमपीएस विल बी 1। और यहाँ पे हमारा जो सेविंग का फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। नाउ अब हम थोड़े से इक्वेशंस समझ लेते हैं और ये इक्वेशंस आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर काम आ सकते हैं, एमसीक्यू में काम आ सकते हैं, या फिर आपको टेबल फॉर्मेट में कैलकुलेशन दिया जा सकता है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन आपको सबको मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकम क्या होगा, वाई को इनकम से डिनोट किया जाता है। तो इनकम का हमने देखा था कि सी यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। और एग्रीगेट डिमांड का हमने फॉर्मूला क्या देखा था या इक्वेशन क्या देखी थी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या, फाइनल कंजम्पशन के अंदर गुड्स, फाइनल गुड्स के अंदर आपका क्या है। नाउ एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का हमने क्या देखा था कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो यहाँ तक हमने पहले ही देख लिया था और मैंने इनको डिटेल में, यहाँ हम केवल एक बार इनको रिवाइज कर रहे हैं और इनकी वजह से हम थोड़े से इक्वेशन और बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि y इक्वल टू सी प्लस एस, तो आपका मैथमेटिकल अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि c इक्वल टू क्या होगा y माइनस एस और s इक्वल टू क्या होगा y माइनस सी। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ये कंजम्पशन दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, सेविंग निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से। और अगर आपको सेविंग दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, तो आप कंजम्पशन भी निकाल सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एपीसी का फॉर्मूला हमने देखा था कंजम्पशन डिवाइड बाई इनकम और एपीएस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था सेविंग डिवाइड बाई इनकम। लेकिन इनको हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एपीसी को हम एक और तरीके से बता सकते हैं कि 1 माइनस एपीएस। ये आपको पता है क्योंकि हम यहाँ एवरेज निकाल रहे हैं। तो अगर हम इतना मतलब अगर हमारी इनकम मान लीजिए 200 है और उसमें से अगर हम 140 कंज्यूम कर रहे हैं और 60 अगर हम सेव कर रहे हैं तो एपीएस कितना निकल जाएगा 140 डिवाइड बाई 200 और एपीसी ये निकल गया और एपीएस कितना निकलेगा 160 डिवाइड बाई 200। अब चूंकि ये दोनों सेम है और इन दोनों का टोटल हमने यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन हमने देख ही ली थी। ठीक है, यहाँ पे हमने y इक्वल टू सी प्लस एस, तो इस फॉर्मूले की वजह से हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि एपीएस और एपीसी दोनों का टोटल 1 होता है। और यहाँ पे हम ये भी निकाल सकते हैं कि एपीसी को हम एपीएस में से 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली एपीएस को भी अगर हमें निकालना तो 1 माइनस एपीसी निकाल लेंगे। अब एमपीसी में क्या होगा, एमपीसी में भी सिमिलर ये है कि यहाँ पे चेंज इन वाई यानी कि चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम क्या फॉर्मूला हो जाएगा एमपीएस का। ठीक है, नाउ अब एक और फर्दर इक्वेशन जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आपके एग्जाम पर्पज के लिए। देखिए यहाँ पे आया एस यानी कि यहाँ से हमने ये फॉर्मूला उठाया ये वाला कि सेविंग इज इक्वल टू वाई यानी कि इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम कंजम्पशन को किस तरीके से दिखाते हैं, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है प्लस फैक्टर ऑफ इनकम। यानी कि अगर मान लीजिए हमारी 0.8 निकल के आ रही है, हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने हमारा एग्जांपल क्या था कि हम 100 में कितना कंज्यूम कर रहे थे 120, तो हमारा 0.8 क्या था एमपीसी। नाउ अब एमपीसी अगर 0.8 था, 40 हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ से हम निकाल पा रहे थे। अब ये अगर हम निकाल रहे थे तभी हमारा 120 आ रहा था, ये आपको पता है, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। उसके बाद अगर हम देखें तो सेविंग को, अब ये सेविंग हमने यहाँ से उठा ली, ये भाई सीधा का सीधा यहाँ आ गया। अब सी को हमने अगर इससे डिनोट कर दिया तो यहाँ पे वापस हम सी लिख देंगे और सी का फॉर्मूला हमने क्या किया था कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, वाई का एक फंक्शन ना। उसके बाद इसको ये जो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई माइनस सी बार माइनस फंक्शन ऑफ वाई, ये आ जाएगा। अब इसको हमने क्या किया बाहर, मतलब इसको इस साइड ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया माइनस सी बार प्लस वाई माइनस फंक्शन ऑफ वाई। जस्ट ए मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस सी बार और इस दोनों में वाई कॉमन है तो 1 माइनस फंक्शन और वाई। ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस का सीन था, यहाँ प्लस आ गया, तो यही हमने यहाँ पे निकाला है। अब यह क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको सेविंग निकालनी है तो 1 माइनस फंक्शन ऑफ यानी कि 0.8 का माइनस कर दो 1 से तो 0.2 आ जाएगा और इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो और सी यानी कि, तो हमारा कंजम्पशन क्या था -40 आ जाएगा। कंजम्पशन 40 था तो यहाँ पे आ गया माइनस का निशान लगा दिया, तो -40 प्लस 0.20 इंटू 100 20। अब आप टेबल में निकालिए, आपका सेविंग 100 इनकम पे 20 निकल के आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है उसी के बेसिस पे मैंने लिया है, कर्व को मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर आपके पास कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है और आपको सेविंग कर्व बनाना है, या आपको सेविंग कर्व दिया हुआ है और आपको कंजम्पशन कर्व बनाना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से बनाना है, जस्ट ए मिनट। तो ये हमारा क्या कौन सा कर्व है आपको देखते समझ में आना चाहिए, कंजम्पशन कर्व है, क्योंकि ये देखिए ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का लाइन है और ये हमारा कंजम्पशन का लाइन है। अब अगर आपको बनाना है तो आपको सिंपल सा इसे आपको एक ड्रॉ करना होगा। ये जितना है उतना ही आपको सेविंग के अंदर नेगेटिव में यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा।
ठीक है, आप स्केल से नाप ले सकते हो यहाँ पे, अगर ये ऑन द स्केल है तो, अगर स्केल पे नहीं है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में लिया होगा, ज़्यादातर स्केल में रहता है, तो आपको यहाँ पे स्केल में नाप के उतना ही नेगेटिव यहाँ पे नाप के यहाँ पे लगा देना है। फिर यहाँ से आपको जहाँ पे ये कट रहा होगा, जैसे हमारे यहाँ पे 20 पे कट रहा है या 200 पे आप कह सकते हो, वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से, एंड वो एक्स पे जहाँ पे कट रही होगी यानी कि यहाँ पे, फिर आपको क्या करना है, एक स्केल से मिला लेना है और इनको जस्ट है, क्योंकि मेरे पास स्केल है नहीं यहाँ पे, लैपटॉप में स्केल यूज़ नहीं कर सकता, तो ये इस तरीके से ये लाइन बना देनी है, आपका परफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। नाउ अब अगर हम इसका उल्टा दिया हुआ है, यानी कि आपको सेविंग का कर्व दिया हुआ है और आपको बनाना है कंजम्पशन कर्व, तो आप कैसे बनाओगे? इसका भी सिंपल है, आपको वापस से ये लेना है। अब कंजम्पशन कांट भी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये जो है गैप, ये आपको यहाँ पे नाप लेना है, यहाँ पे आपको ये बना देना है, ठीक है। एंड यहाँ से एक 45 डिग्री का बना देना है आपको एंगल, ठीक है, आपके पास होगा 45 डिग्री, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो 45 डिग्री का होता है, और इस तरीके से आप यहाँ पे बना दोगे, ये हमने निकाला था। अब यहाँ पे जहाँ पे ये एक्स को काट रहा है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, इससे आपको एक लाइन लेकर के आनी है इस तरीके से, और ये जहाँ पे काट रही होगी, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं जस्ट यहाँ पे, एंड यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन बनानी है जो इसको काटते हुए इस तरीके से चली जाए, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से दोनों वक्र बनाने हैं। ये दिया हुआ है तो यहाँ पे नापा, यहाँ से यहाँ तक का लिया, देन यहाँ पे जहाँ पे एक्स पे ये काट रहा है यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ है वहाँ पे हमने ये लगाया, एंड देन दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ले गए, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है, अभी ख़त्म कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या है कि इन्वेस्टमेंट बोलते किसे हैं, सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जो आप बिजनेस में लगाते हैं, और वो क्यों लगाया जाता है, आपका नया कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए। जैसे इन्वेस्टमेंट किस चीज़ को बोलेंगे, देखिए आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं इस, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर 500 रुपये हैं और मैं अगर इसकी एफडी भी करा देता हूँ, हम इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट एज ए इकोनॉमिक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है, जब आपके पास सेविंग है और आप इस पैसे को ऐसी चीज़ में लगाए जो न्यू कैपिटल एसेट को क्रिएट करती हो। जैसे आपकी बिजनेस में अगर कोई एसेट क्रिएट हो रही है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे इक्विपमेंट हो, जिसका फ्यूचर यूज होने वाला है और जिससे आपको अर्निंग होने वाली है, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है जस्ट लाइक जूस का, ठीक है, तो अगर आप एक जूस की मशीन खरीदते हो तो वो कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट पे जो हम गिरावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, कॉमन थी इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। नाउ मशीन है ना, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। नाउ अब इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दोनों को समझ लेते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हमारे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हमारे इनकम लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करते जाएंगे। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि ये इनकम से कोई इफेक्ट नहीं करता, हमें इतना करना है, दैट्स इट, हम इतना करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट ऑन द, जैसे सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बनानी है, अब उनकी इनकम पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये करना ही होता है क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट करना है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर या जो हमारे टेक्निकल है ना, तो उनके ऊपर ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजीज़ इस तरीके से चेंज हो रही है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को वहाँ डेवलपमेंट करना पड़े। जैसे 5G आ रहा है तो हो सकता है अब गवर्नमेंट को 5G के ऊपर वर्क करना पड़े, वहाँ पे कुछ प्लान करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन पे डिपेंड करती है, इनकम से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इनकम अगर इनकी नेगेटिव भी होगी तब भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, पॉजिटिव होगी तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी बढ़ेगी तब भी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, दैट्स इट। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हम लोग करते हैं जो कि डिपेंड करती है हमारे इनकम लेवल के ऊपर। अगर हमारी इनकम बढ़ती जाएगी तो हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इनकम के पॉजिटिव रिलेशन में बनेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी कौन से, एक्स के, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एकदम सिमिलर रहने वाला है, इनकम लेवल से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया। नाउ अब समझते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट में इन्वेस्टमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये डिटरमाइन किया जाता है 2 फैक्टर्स के द्वारा। नंबर 1 फैक्टर आता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेकंड फैक्टर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और निकाला जाता है कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट को करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है तो कितना करना है, ठीक है। ये हम कैसे निकालते हैं, अब मान लीजिए
अगर आप 10,000 की कोई मशीनरी लेते हो, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी सप्लाई प्राइस। क्या होती है वो, कि आपका कॉस्ट उस उस मशीन को खरीदने का या उस मशीन को प्रोड्यूस करने का, ठीक है, अगर आप बना रहे हो तो प्रोड्यूस करने का, अगर आप खरीद रहे हो तो खरीदने का कॉस्ट आपको लेना है। ये हो गई सप्लाई प्राइस। उसके बाद आता है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये की एक जूस की मशीन ली और आपने निकाला कि मैं साल भर से इससे 1200 रुपीज़ कमाऊँगा, ठीक है, जिसमें से 200 तो मेरा जूस में जो सामान वगैरह है उनका खर्चा हो जाएगा, यानी कि मैं 1000 रुपये इसमें से नेट अर्निंग मेरी रहेगी, ठीक है। तो नेट रिटर्न जो आएगा, जो आपका एक्सपेक्टेड है फ्रॉम एसेट ओवर इट्स लाइफ, एक साल नहीं, इसकी पूरी लाइफ से आपका क्या एक्सपेक्टेसी है, ठीक है। इसको आपको हर साल में डिवाइड कर लेना है, एंड आपका हर साल अब मान लीजिए 1000 रुपये निकल के आ रहा है, डिवाइड बाई 10,000, यानी हर साल आपका कितना मार्जिनल एफिशिएंसी निकल के आ रही है इन्वेस्टमेंट की, 10%, ठीक है। यानी अब अगर आप देखें तो हर साल आपको 10% इससे निकल के मिलने वाला है। अब बात करें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अब देखिए ये होते हैं हाउस होल्ड्स, ये करते हैं सेविंग, ये लगाते हैं अलग अलग जगह पे, चाहे वो एफडी हो गया, चाहे वो बैंक की एफडी हो गया, चाहे शेयर मार्केट हो गया, अलग अलग जगह पे ये उन्हें लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। यहाँ से ये पैसा जाता है टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि बिजनेसमैन होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इन मनी को। अब ये क्या करते हैं, ये देते हैं इस थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसा, ये अपने कुछ मार्जिन रख करके आगे वापस से जो हाउस होल्डर है जिन्होंने सेविंग की थी उनको वापस से उस इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया जाता है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट, ठीक है, यही काम होता है बैंकों का भी। ना इन्वेस्टर के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग यानी कि उस कॉस्ट, यानी कि वो जो लोन ले रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कहलाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात बताइए, कोई उस एसेट पे 10% कमा रहा है तो वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग उसकी क्या रहेगी, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या रहेगी उस समय, 8%, 7%, 9%, 9.5% इतना रहेगी, तभी तो वो करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 10% है तब तो उसकी कोई अर्निंग नहीं होगी, वो 10,000 रुपये लेगा, 10,000 पे 10% इंटरेस्ट दे देगा और इधर भी 10% कमाएगा, उसकी तो कोई अर्निंग नहीं रही। तो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट हम कब करते हैं, जब हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या मैं कहूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, किससे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कब तक करते रहते हैं, जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अब आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्यों बढ़ती जाती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि जैसे जैसे आपके जैसे आप फाइनेंस मैनेजमेंट में से आगे पढ़ोगे बीकॉम में, बट जैसे जैसे आप और ज़्यादा लोन लेते रहते हो तो बैंकों के लिए आप एकदम रिस्की हो जाते हो, क्योंकि एक बार आपने डिफॉल्ट किया और पूरा इतना लोन साफ हो जाएगा। तो लोन बैंक क्या करते हैं, आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते रहते हैं। पहले आप 100 रुपये मांगने गए तो आपसे हो सकता है कम चार्ज करें, फिर 200 गए, फिर ज़्यादा चार्ज करेंगे, फिर और मांगने गए, फिर थोड़ा और ज़्यादा करेंगे, ऐसे आपसे बढ़ाते जाएंगे इंटरेस्ट रेट। और इसीलिए जैसे ही ये 10% पे पहुंचेगी आप अब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दोगे। तो यहाँ तक अपना वीडियो, आज हमने 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 8 चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, गुड डे, गुड बाय।